नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। हमारी खास पेशकश खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। प्रोग्राम के नाम से ही जैसा जाहिर है, आज हम उन खबरों को दिखाएंगे जो पूरे हफ्ते में सबसे हटके रहीं, जिन खबरों ने सबका ध्यान खींचा। साथ ही इन खबरों ने तमाम अहम मुद्दों के बीच अपनी जगह भी बनाई। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सिलसिला खबर जरा हटके का। शुरुआत एक ऐसी चोरी की खबर के साथ जो वाकई में दिलचस्प है। आपने चोरी की कई वारदातें देखी और सुनी होंगी, लेकिन शायद ही कभी ये सुना होगा कि कोई सड़क चोरी हो गई। जी हाँ, ये खबर 2 जून को सामने आई। खबर हैरान करने वाली थी कि कैसे एक सड़क जो शाम तक तो थी, लेकिन सुबह होते ही गायब हो गई। लेकिन सीधी के मेंढरा गांव में लोगों ने प्रशासन से दरअसल कुछ ऐसी ही शिकायत की है। अजब एमपी की गजब दास्तान, चोरी ऐसी जो कर देगी हैरान। रुपए या गहने नहीं हुए गायब, पूरी की पूरी सड़क हो गई चोरी। जी हाँ, ग्रामीणों की यह भीड़ उसी सड़क की तलाश में है। हर शख्स की आंखें उसी सड़क को तलाश रही है जो कल शाम तक यहाँ थी। पूरा गांव इकट्ठा है कि कहीं सड़क मिल जाए। काफ़ी तलाश के बाद भी जब सड़क नहीं मिली तो गांव के उप सरपंच ने पत्र लिखकर सीईओ और थाना प्रभारी को शिकायत की। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आप खुद भी सुन लीजिए। हमारे वार्ड क्रमांक 15 में इतना ज़्यादा रोड बनी थी यहाँ पर, और कि पूरा पूरा फर्स्ट क्लास के बनी थी, लेकिन हमने रात में उठ के देखा तो एक भी मुरुम नहीं है। पता नहीं कौन चोरी करके ले गया। गांव की जनता हमें बताया कि यहाँ चलो देखते हैं, पता नहीं कौन मुरुम ले गया। तब हम यहाँ ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी मझौली के पास जाने वाले हैं, डीएम साहब के पास जाने वाले हैं। अपनी समस्या को लेकर कौन चोरी करके ले गया उसको हम जाँच करवाएंगे। चोरी की ये हैरान कर देने वाली घटना है सीधी के मेंढरा गाँव की। इस तरह का मामला प्रशासन के सामने आया तो वो भी हैरान है। अधिकारी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और मामले में कुछ पता चले, इसके लिए जांच की बात कही जा रही है। आज लोगों के द्वारा आके आवेदन दिया गया है, उस आवेदन की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद जो कुछ पाया जाएगा वो कार्यवाही की जाएगी। अब हम जांच कराएंगे, जांच में जो भी पाया जाएगा वो कार्यवाही होगी। अब इस चोरी के पीछे की कहानी भी समझ लीजिए। आरोप है कि पंचायत ने 10 लाख की लागत से यह सड़क का निर्माण कराया है। कागजों में सड़क बनी, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा ग्रामीणों ने इस अंदाज में अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाई, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। अमित पांडे, बंसल न्यूज, सीधी। खबर हटके में अब रुख करेंगे ग्वालियर की तरफ, जहां के सेंट्रल जेल आवासीय परिसर में 16 जून की रात 10 बजे एक घटना हुई। ये घटना अंधेरे में हुई, लेकिन इस पर रोशनी पड़ी 28 जून को। यानी 28 जून को ये मामला लोगों के सामने आया। लेकिन इस पूरी घटना में सिर्फ एक पंच लाइन है, और वो ये है कि जेलर के दामाद पर भौंकना मना है। क्यों? उसके लिए देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कर्मचारी की सुरक्षा चाहता है, लेकिन जब मैं जेल परिसर पे रह रही हूँ, जेल के शासकीय आवास पे रह रही हूँ, और जेलर का परिवार मेरे घर पे अंदर आके मेरे साथ और मेरी फ्रेंड के साथ मारपीट कर रहा है, तो मैं सुरक्षा की उम्मीद एक नारी होके कैसे कर सकती हूँ। ये महिला कौन है और क्यों रो रही है, ये वजह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक झगड़े की जड़ में आपको लिए चलते हैं। पहले इससे मिलिए। नाम निक्की, पता ग्वालियर सेंट्रल जेल आवासीय परिसर, कसूर जेलर के दामाद पर भौंकना। लेकिन निक्की शायद ये नहीं जानता था कि जेलर हो या जेलर का दामाद, भौंकना मना है। पर निक्की तो जाने अनजाने गलती कर चुका था। अब बारी थी उसकी गलती की सजा की, जो जेलर के परिवार ने निक्की और उसकी मालकिन को खुले तौर पर दे डाली। जेलर महेश टिकारिया की पत्नी मीना टिकारिया और उनका लड़का चिंटू टिकारिया, उनका दामाद और कंचन का पति जो उनकी बेटी है, ये सारे चारों डंडा लेकर घूम रहे थे। इन चारों में से किसी एक सदस्य ने मेरे गेट पे डंडा मारा, तब मेरा डॉगी मिक्की भौंकने लगा
और फिर इतने में ये लोग गुस्से में कि आज इस कुत्ते को मार डालेंगे और तुझे भी मार डालेंगे, ये कहकर वो लोग ये गेट खोल करके अंदर चले गए। मेरे रोकने पर उन लोग ने मुझ पे भी डंडे से वार किया और फिर उसके लड़के ने मुझे हाथ पकड़ के और गंदी नीयत से मेरे कमर पे हाथ रख के मुझे घसीटते हुए इधर बाहर ले आया। और उसके दामाद ने भी मुझे बहुत बुरे तरीके से मेरे हाथ पकड़ लिया और मेरे साथ अश्लील और छेड़खानी करने लगा। शिकायत जेल प्रबंधन तक पहुंची जरूर, लेकिन कार्रवाई के नाम पर फरियादी को ठेंगा दिखा दिया गया तो फरियाद पुलिस कप्तान तक भी पहुंची। मामला दर्ज हो गया, लेकिन कार्रवाई क्या और कब होगी ये कहना मुश्किल है। थाना बहोड़ापुर में जेल जो निवास स्थल है वहाँ पर एक महिला जेल प्रहरी द्वारा पड़ोस में रहने वाले एक परिवार पर मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पुलिस ने प्रथम दृष्टया प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। आसपास रहते हैं, किसी पालतू कुत्ते को मारने के बात पर विवाद शुरू हुआ था और लड़ाई झगड़ा और छेड़खानी तक चला गया। मामले में जेलर का पूरा परिवार आरोपी बनाया गया है। मामला जेल विभाग के एक अधिकारी और एक कर्मचारी के बीच का है, इसलिए फैसले में कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता। और निक्की भी ये नहीं जानता कि भौंकना कभी कभी सच में भारी पड़ जाता है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। एक महाराजा की शुरू की हुई प्रिंटिंग प्रेस, 117 साल का सफर, एक सदी में कई उतार चढ़ाव, लेकिन अंत फीका। ये सब कुछ देखिए एक रिपोर्ट के जरिए। ग्वालियर का महाराज बाड़ा और इसी बाड़े पर सन 1904 में शुरू हुई ये प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस में छपने वाले अखबार की कीमत थी 2 आने और साल भर के लिए चाहिए तो मात्र 2 रुपए। स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अखबार जियाजी प्रताप सिंधिया राजवंश में जनता के बीच शासन प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से माधवराव प्रथम ने शुरू किया था। 1934 तक अखबार यहाँ छपता रहा, लेकिन भारत की आज़ादी के साथ ही इस प्रिंटिंग प्रेस को सरकारी प्रेस में तब्दील कर दिया गया, जहां केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही चुनाव आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छपाई की जाने लगी। लेकिन ये सब अब अतीत में बदलने वाला है। सरकार इस प्रिंटिंग प्रेस को बंद करने जा रही है। यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ों को नीलाम करने का फैसला किया गया है। राजशाही के दौर को बयान करने वाली इस खूबसूरत इमारत में छपने वाले अखबार की कुछ प्रतियां आज भी मोती महल संग्रहालय में रखी गई हैं, जो उस दौर की पत्रकारिता की भी याद दिलाती हैं। ये सिंधिया डायनेस्टी, सिंधिया महाराज जो हमारे यहाँ के महाराज थे, उनकी एक सोच थी उस समय अखबार पब्लिश करने की। जो यहाँ के लोग हैं, पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, वो शासन की नीतियों से अवगत हों। कुछ लोग जो यहाँ पे उस समय पढ़े लिखे वर्ग थे, उनकी सोच बताने के लिए कि महाराज क्या कर रहे हैं, उस समय प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं। इसको आप कह सकते हैं एक तरह से 3 भाषाओं में छपता था, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में। एक शासक के लोकतांत्रिक विचारों की प्रतीक अली जहां प्रेस एक सदी से ज्यादा वक्त से सैकड़ों लोगों को रोजगार देती आई। इस इमारत के भीतर काम करने वालों की यादें शायद सदियों तक इसके भीतर दीवारों में चिपकी रहें। पहले यहाँ 45 मशीन हुआ करती थी, आज 3-4 मशीनें हैं, वो भी है ना काम की स्थिति में नहीं है। यहाँ का कर्मचारी अपनी जी तोड़ मेहनत से उन मशीनों को चला रहा है, काम ले रहा है, उत्पादन निकाल रहा है। अभी तो लगभग 10 कर्मचारी को हो गया, उसके बाद 30 तारीख को रिलीफ भी हो जाएंगे। बाकी अगले महीने ना सारे लोग हैं ना रवाना हो जाएंगे जुलाई में। कभी यहाँ ना कर्मचारियों बाल बच्चे आएंगे बाड़े पर, तो देखेंगे कि जहाँ हमारे पापा काम किया करते थे या ताऊ किया करते थे या कौन किया करता था। जब ये पूरा सारा सिस्टम ही बदल जाएगा यहाँ का। ग्वालियर रियासत का शुमार देश की सबसे ताकतवर और प्रगतिशील रियासतों में रहा। ग्वालियर की इस प्रिंटिंग प्रेस को देखकर कई और रियासतों ने खुद की प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की, खुद के अखबार निकाले, लेकिन किसी की प्रसिद्धि उसके अमर होने का दावा नहीं कर सकती। हर भविष्य को वर्तमान को अतीत बनकर एक दिन मिट जाना है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। कहते हैं बच्चों पर देश का कल निर्भर करता है, लेकिन सोचिए अगर कल के अरमान आज के किसी परिणाम की भेंट चढ़ जाएं। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए।
आपको गिनती फाड़े आते हैं? पहले आते थे, अब नहीं आते। इंग्लिश? पहले थोड़ी बहुत आती थी, अब तो बिल्कुल नहीं आती। प्लस माइनस? और थोड़े बहुत आ जाते हैं। आपको कुछ याद है पढ़ाई का? स्कूल जाती थी जब सब याद था, अब कुछ नहीं आता। ABCD कुछ याद है थोड़ी? नहीं। सुन रहे हैं ना आप, ये वो बच्चे हैं जिनको देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन ये क्या, भावी पीढ़ी तो लिखना भी नहीं जानती। कोरोना काल में बीते करीब 1.5 साल से सभी स्कूलों में ताला डला हुआ है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हुई। कुछ पैसों के अभाव में ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए तो लिखना भी भूल गए, और जिन्होंने ली उनकी स्थिति भी देख लीजिए। आपको मोबाइल वाली क्लास कैसी लगती है? अच्छी नहीं लगती है। आपको ABCD आती है? हाँ। कहाँ तक आती है ABCD बोलो? थोड़ी तक, थोड़ी सी तक। और 1 2 3 आते हैं? हाँ। कहाँ तक आते हैं? 50 तक। आपको लिखना आता है? नहीं। आपको पोयम आती है? नहीं। आपको ऑनलाइन क्लासेस कैसी लगती है? बहुत बोरिंग। आपको पोयम आती है? पोयम्स आती है? 1 2 3 आते हैं आपको? ABCD आती है? नहीं। ये सब देख पालक भी परेशान हैं। वो बच्चों की पढ़ाई में लाखों रुपए दे रहे हैं, लेकिन सब बेनतीजा ही है। पालकों का ये भी मानना है कि जनरल प्रमोशन जैसे कदम शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। इसमें जो बच्चों का जो एक फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन होता है, वो पूरा मिस हो जाता है ऑनलाइन स्कूल। अभी ठीक है पैंडेमिक है वो सभी के लिए, लेकिन इसमें जो बच्चों का जो ग्रोथ ईयर है वो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन क्लासेस करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चों को टीचर्स जितने अच्छे से समझा सकते हैं उतने अच्छे से पेरेंट्स से नहीं समझते हैं बच्चे, और इतनी देर बिठाना बच्चों को वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चे एक्टिविटीज़ में पीछे हो रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, उनका प्रॉपर जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जनरल प्रमोशन से जहां बच्चे कंपटीशन की भावना से दूर हो रहे हैं, ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा लेने से भी बच्चों में कहीं न कहीं नकल करने की आदत बन रही है। कुल मिलाकर कोरोना महामारी ने आम और खास दोनों को ही प्रभावित किया है। वहीं देश के नौनिहालों के उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगा दिया। बच्चों के पास में मोबाइल भी था तो वो मोबाइल का वो सही सदुपयोग भी नहीं कर पाए। बहुत सारे बच्चों से हमने बातचीत की, लेकिन वो ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा उसकी पढ़ाई नहीं करते थे और उसका अधिकांश बच्चे जो है दुरुपयोग ही करते थे। तो ऑनलाइन कक्षाओं में भी बच्चों के द्वारा जो पढ़ाई है जिस हिसाब से होना चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। जाहिर है फिलहाल तो स्कूल खुलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा पढ़ाई पर लगा ये ग्रहण कब छूटेगा और कब पढ़ाई दोबारा पटरी पर लौटेगी। ठीकरी से टीना मित्तल की रिपोर्ट। और अब खबर जरा हटके में एक और दिलचस्प खबर। रायगढ़ में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगवाए गए। इनमें एक ऐसे अभ्यर्थी का आवेदन भी आया जिसको लेकर अब रायगढ़ के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जवाब देने में हंसी भी आ रही है और जवाब भी नहीं सूझ रहा है। दरअसल जो आवेदन आया है उसमें अभ्यर्थी का नाम महेंद्र सिंह धोनी और पिता का नाम सचिन तेंदुलकर लिखा गया है। अधिकारी इसे किसी की शरारत मान रहे हैं, लेकिन आवेदन रिसीव हुआ है तो बिना जांच के उसे निरस्त भी नहीं किया जा सकता। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए संविदा के लिए कुछ रिक्तियां निकाली गई थी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया था गूगल फॉर्म के माध्यम से। क्योंकि परसेंट का मामला है और आवेदक ने अप्लाई किया है, इसलिए हम उसको सूची से नहीं हटाए हैं, लेकिन आज उसका वेरिफिकेशन था और वेरिफिकेशन में वो उपस्थित नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि यह डमी कैंडिडेट है, फर्जी कैंडिडेट है, और वो मजाक के रूप में उसको लेकर के आवेदन कर दिया था, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं है। क्या शून्य के बिना आप किसी बड़ी गणना की कल्पना कर सकते हैं? जवाब शायद ना ही होगा। लेकिन शून्य को लेकर आज भी ये साफ नहीं है कि शून्य का आविष्कार कब और किसने किया। पर कुछ ऐसे प्रमाण 1000 साल बाद भी हमारे पास हैं जो इस बात को पुख्ता करते हैं कि शून्य यहीं कहीं से पैदा हुआ। ग्वालियर से देखिए एक ऐसे ही प्रमाण की जीवंत कहानी।
शून्य का आविष्कार कब हुआ, किसने किया और इसका प्रयोग कब से हो रहा है, निश्चित तौर पर कहना मुश्किल है। हालांकि ये भारत की ही देन है, इस बात पर सहमति जरूर है और ये सहमति कुछ प्रमाण के साथ है। ऐसा ही एक प्रमाण ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर में रखे शिलालेख से मिलता है। देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में अंकित इस शिलालेख में लिखा है कि पूजा के लिए प्रतिदिन 50 मालाएं मंदिर में चढ़ाई जाती हैं। इसके लिए मंदिर के पुजारी को 270 लंबाई और 187 चौड़ाई हाथ की जमीन दी जाती है। शिलालेख में 2 जगह शून्य का उपयोग किया गया है। इस इबारत को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय भी अपनी मान्यता दे चुका है। ये आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, ये भारत के बड़े गौरव की बात है। और उसमें ये लिखा हुआ है कि उसमें करीब 50 पुजारी जो है 50 मालाएं चढ़ाते थे, तो उसको जो है 270 और 187 जमीन देने का भी उल्लेख है और बीच बीच में उसके सोने का भी उल्लेख है। तो इस तरीके से ये दुनिया में ग्वालियर का ये सबसे बड़ा शून्य का जो खोज है ये ग्वालियर ने दिया है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उसको संरक्षित किया है। 9वीं शताब्दी में प्रतिहार वंश के दुर्गपाल अल ने अपने पिता बाइल भट्ट की याद में इस मंदिर की स्थापना की थी। इस शिलालेख को भी तभी स्थापित किया गया था। इतिहासकार फिलिप जेंडेविस ने भी अपनी किताब द लार्ज नंबर्स में इस शिलालेख की पुष्टि की है। हरिहर द्विवेदी की किताब ग्वालियर नामा में भी इसका जिक्र है। विदेशी पर्यटकों के लिए चतुर्भुज मंदिर में लगा ये शिलालेख आकर्षण का केंद्र है ही। विशेष संरक्षित श्रेणी में होने के चलते इसे कुछ खास पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए ही खोला जाता है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किले पर चतुर्भुज मंदिर स्थित है, जिसको बाइल भट्ट ने बनवाया था 9वीं शताब्दी ईस्वी का। ये गुर्जर प्रतिहार का मंदिर है और उस मंदिर में एक शिलालेख लगा है जो देवनागरी लिपि में संस्कृत में है, उसका उल्लेख है, उसमें शून्य का उल्लेख है और बहुत से विदेशी यहाँ आते हैं उसको खोज करने के लिए। देश दुनिया के कई विशेषज्ञ शोध के लिए यहाँ आते हैं। शून्य जब 11वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा तब गणना में इसे मान्यता मिली। ग्वालियर में शिलालेख के रूप में शून्य के लिखित प्रमाण की पुष्टि 1903 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी अपनी रिपोर्ट में कर चुका है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और अब बात एक अलग खबर की। डाक विभाग ने कोरोना या नॉन कोरोना डेथ के बाद अस्थियों के कर्मकांड से विसर्जन की जिम्मेदारी उठाई है। कोई भी व्यक्ति अपने दिवंगत परिजन का अस्थि विसर्जन डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सुविधा से करवा सकेगा। इसके लिए अस्थियों को वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और गया में से किसी भी एक तीर्थ के लिए भेजना होगा। कोरोना महामारी ने दुनिया के सभी नियम, कायदे, कानून, परंपराएं और मान्यताएं बदल दी। इस भीषण त्रासदी में लोगों ने ना तो अपनों का अंतिम संस्कार कर पाया और न ही उनका अस्थि विसर्जन। ये अस्थियां आज भी इंतजार कर रही हैं मृत्यु पर्यंत होने वाले संस्कार का। परिजन कोरोना संक्रमण के भय से विसर्जन और श्राद्ध अनुष्ठान के लिए नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में डाक विभाग ने एक योजना शुरू की है, जिसमें स्पीड पोस्ट के माध्यम से अब इन अस्थियों को जहां उनके परिजन चाहते हैं वहां विधिवत तरीके से विसर्जित किया जा सकेगा। इस दरमियान जैसे आप सभी जानते हैं कई लोग का निधन हो चुका है। एक सामाजिक संस्था है, उसका नाम है ओम दिव्य दर्शन। इसके साथ एक टाई अप हुआ है जिसके तहत हम लोग जो भी अपने परिजन का अस्थि विसर्जन करना चाहते हैं उसको वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है अस्थि विसर्जन या श्राद्ध के लिए। तो यहाँ के लिए ये सुविधा अभी उपलब्ध है। बिलासपुर समेत देश के सभी प्रमुख डाकघरों में इस सुविधा को लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्पीड पोस्ट का शुल्क अस्थियों के वजन और स्थान की दूरी के अनुसार होगा। स्पीड पोस्ट पते पर महज 72 घंटे के भीतर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही परिजनों को श्राद्ध कार्यक्रम से लाइव भी जोड़ा जाएगा। उनका एक साइट बना हुआ है, वेबसाइट बना हुआ है, उसमें जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा उसको और उसमें उनका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जिसमें व्हाट्सएप वगैरह चला सकते हैं, जिसमें अगर वहाँ से प्रसारण करें तो उनको दिख सके। तो इसके लिए
जो चार्जेस है जैसा आप बोल रहे थे ना, उसमें चार्जेस जो पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट का चार्ज है वही चार्ज लगेगा उसमें। लास्ट में उसके पते पे 1 बॉटल गंगा जल भी भेजेंगे। श्राद्ध के बाद डाक विभाग परिजनों को एक निःशुल्क बोतल गंगा जल भी पहुंचाएगा। इस पुनीत कार्य के लिए डाक विभाग और संस्था के बीच अनुबंध हुआ है। इस सेवा से ऐसे लोगों को राहत मिलेगी जो परिजन की मृत्यु के बाद उनका अस्थि विसर्जन नहीं कर सके हैं। उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। तो इस खबर के साथ ही खबर जरा हटके में आज फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।